तो देखिए, हम आपको स्थित ऊर्जा के बारे में बता रहे थे। और सबसे पहले मैं आपको बताऊं, बच्चे क्या है, एक डेरिवेशन याद की और जैसे वो दूसरा पढ़ना स्टार्ट करते हैं पहली वाले को भूल जाते हैं। तो उसके लिए मैं आपको तरीका बता देता हूं। आप देख रहे हो फर्स्ट फिजिक्स में इतनी डेरिवेशन है कि आप जब एक साथ सबको पढ़ लोगे, जब आपके पास बहुत सारी डेरिवेशन हो जाएंगी तो आप पीछे से भूलना स्टार्ट कर दोगे। तो इसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ, देखो सबसे पहले तो आपको ध्यान से जो उस प्रश्न में कह रहा है वो आपको पढ़ना है, या जैसे आपको टॉपिक का रिवीजन करना है, ध्यान करना है कि पहले चैप्टर में कौन कौन सी डेरिवेशन है या कौन कौन से टॉपिक हैं। तो उस समय आपको वो चीज़ ध्यान करने के लिए जो भी उसकी जो हेडिंग है आपको उसको ध्यान से पढ़ना है। और अब तक मैंने आपको बताया है, हमने ज़्यादातर दो ही सूत्र काम में लिए होंगे, आप देख सकते हो, एक तो बल का और एक दूसरा किसका, कार्य का। यानी बल और कार्य इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप देख सकते हो पूरी फिजिक्स के अंतर्गत कि हर टॉपिक उसी से स्टार्ट हो रहा है। बस थोड़ा सा उसका रूप चेंज है, एक आध कोई राशि चेंज है, बाकी की सब डेरिवेशन में यही आया बार बार। हमने पहले चैप्टर से आपको बताया था और आप देख रहे हो कि पहले चैप्टर से ही एक आध कितनी बार जाने बल आ गया है और ऐसे ही कार्य आ चुका है। तो हमारे पास वो टेक्निक होनी चाहिए कि हम एक टॉपिक से दूसरे टॉपिक को जोड़ सकें या एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर से जोड़ सके हैं। कई बार क्या करता है वो क्वेश्चन देने में 11वीं क्लास को 12वीं क्लास से मिक्स कर देता है। तो यदि हमें कक्षा 11वीं के कंसेप्ट नहीं आते हैं तो 12वीं में दिक्कत देगा। जैसे मान लो उसको बल पे सवाल बनाना है तो बल 11वीं में तो होता है F बराबर mg, और जो 12वीं के अंदर इस पाठ में है उसमें हो जाएगा F बराबर QE। तो अब यदि ये दोनों बल बराबर हैं तो हम ये कह सकते हैं, यहां पर आ जाएगा mg बराबर QE। और यदि ये गुरुत्वीय त्वरण ना होकर सामान्य त्वरण है तो इसकी जगह हम ma लिख सकते हैं। तो यहां पर ये ma बराबर आ जाएगा QE। अब मुझे त्वरण निकालना है तो a बराबर आ जाएगा QE अपॉन m। तो इस तरीके से वो कनेक्ट कर देता है। तो हमको बड़े ध्यान से समझना है, उसका मैं तरीका आपको साथ के साथ बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम इसको परमानेंट मेमोरी में फीड कर सकते हैं हर डेरिवेशन को। और कुछ भी उसमें मेहनत नहीं करनी है, आपको एक बार बस ध्यान से उसको समझना है। देखो स्थित ऊर्जा जब भी आ जाए, ठीक है, स्थित ऊर्जा के बहुत सारे टॉपिक हैं, तो आप ये ध्यान रखो, विद्युत द्विध्रुव आ जाएगा, विद्युत द्विध्रुव, इसके बहुत सारे टॉपिक हैं, डेरिवेशन है। दूसरा विद्युत स्थित ऊर्जा है, विद्युत स्थितिज ऊर्जा, और ये किसके बराबर होती है, कार्य के बराबर होती है। तो ऐसे हम इनको एक बार समझ लेंगे तो इसकी और डेरिवेशन में हमको हेल्प मिल जाती है। ठीक है, तो हमने इससे पहले दो टॉपिक डिस्कस किए थे। हमारा जो टॉपिक था वो था विद्युत स्थितिज ऊर्जा। अब विद्युत स्थित ऊर्जा हमको दो क्षेत्रों में निकालनी थी। पहला, जब बाह्य क्षेत्र उपस्थित नहीं हो, और दूसरा हमें निकालनी थी जब विद्युत क्षेत्र उपस्थित हो। और दोनों ही स्थितियों में हमने देखा था
पहली जब बाह्य क्षेत्र अनुपस्थित है तो दो आवेशों के निकाय की स्थित ऊर्जा निकाली थी, और फिर इसके बाद निकाली थी तीन बिंदु आवेशों के निकाय की। और हमने इसमें एक ही चीज सीखी थी कि यदि बाह्य क्षेत्र उपस्थित नहीं है, यानी पहले से कोई क्षेत्र नहीं है और आवेश को हम ले जा रहे हैं, तो अकेले आवेश पे कोई कार्य नहीं करना पड़ता। यदि एक से ज्यादा आवेश हैं तो उसका सिर्फ एक तरीका है, बाह्य क्षेत्र नहीं हो, एक से ज्यादा आवेश हों, तो हमें सिर्फ जोड़े बनाने हैं, और जितने जोड़े बने उतनी उसकी क्या हो जाएगी, स्थितिज ऊर्जा। जैसे मैं आपको बताऊं, मान लो चार आवेश है हमारे पास और वो एक वर्ग के कोनों पर रखे हैं। ये मान लो Q1, Q2, Q3, Q4। अब आप देख रहे हो ये वर्ग के चारों कोनों पर चार आवेश मौजूद हैं, तो एक तरीके से ये क्या हो गया, निकाय हो गया, और इस निकाय में चार बिंदु आवेश मौजूद हैं। अब हमें इसकी विद्युत स्थित ऊर्जा निकालनी है, पहले से कोई क्षेत्र उपलब्ध नहीं है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इनके जोड़े बना लेंगे। तो एक जोड़ा तो देखो Q1 और Q2 का बन जाएगा, दूसरा Q2 और Q3 का, तीसरा बन जाएगा Q3 और Q4 का, और लास्ट ये हो जाएगा 4 Q1 और Q4 का। ये तो हमें सिर्फ यहां से दिख रहे हैं स्पष्ट कि चार जोड़े बनेंगे, 1 2 3 और 4, लेकिन आप गौर से देखेंगे तो दो जोड़े और भी इसके अंदर बन रहे हैं। तीन आवेशों में तीन जोड़े थे, तो ये जरूरी नहीं कि चार आवेशों में चार ही जोड़े बनेंगे। आप खुद ही देख लो, दो जोड़े और बन सकते हैं इनमें। तो वो कौन कौन से हो जाएंगे, देख, तो एक तो हो जाएगा Q1 और Q3 का, और एक जोड़ा हो जाएगा Q2 और Q4 का। तो हमारे पास यहां जोड़े हो गए, देखो चार पहले हो चुके, ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 6। यानी चार बिंदु आवेशों का इस तरीके से यदि हम निकाय बना रहे हैं तो इसमें 6 जोड़े बनेंगे। तो इसके अंदर जो स्थित ऊर्जा होगी वो कितनी हो जाएंगी, 6। कैसे होंगी सुन लो। इस Q1 आवेश को रखा मैंने इस बिंदु पर, तो कोई विरोध नहीं होगा, कोई कार्य नहीं। लेकिन जब मैं Q2 को रखूंगा तो Q2 को रखने पर ये Q1 आवेश इसका क्या करेगा, विरोध, और इसी की वजह से एक जोड़ा बन जाएगा ये, और स्थित ऊर्जा हो जाएगी U1। जब Q3 को रखूंगा मैं तो Q3 आवेश को आप रखिए और देखिए गौर से कि जैसे मैं Q3 आवेश को रखूंगा तो Q3 का विरोध तो Q2 आवेश भी करेगा और Q1 आवेश भी करेगा। तो एक जोड़ा तो इस Q2 की विरोध की वजह से आ जाएगा और एक जोड़ा आ जाएगा इस Q1 की वजह से। तो एक स्थित ऊर्जा ये और एक ये हो जाएगी, और एक पहले से ये। तो तीन बिंदु आवेश हों तो उनकी स्थित ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 3। समझ में आ रहा है ना। जैसे ही हम चौथा आवेश लाएंगे तो अब चौथे आवेश का विरोध कौन कौन करेंगे, पहले जितने आवेश मौजूद हैं वो सब के सब विरोध करेंगे। ये नियम है प्रकृति का। तो कौन कौन विरोध करेगा, Q3 विरोध करेगा तो ये अगला जोड़ा बन जाएगा इसका, Q1 विरोध करेगा तो ये और उससे अगला, और Q2 विरोध करेगा तो अभी मैंने बताया था ये कितना हो जाएगा, 6। यानी हम यहां पर देख रहे हैं
Q2 के कारण केवल एक ऊर्जा आई थी, ओनली वन। जैसे Q3 को रखा, दो हो जाएंगी ऊर्जाएं, एक इसकी वजह से और एक इसकी वजह से। जब Q4 को रखते हैं हम, तो आप देख रहे हो इसकी वजह से तीन ऊर्जा हो जाएंगी, एक Q3 की, Q2 की और Q1 की। तो आप देख लो टोटल 3 + 2 + 1 यानी कितनी ऊर्जाएं हो जाएंगी, 6 हो जाएंगी। अब निकालना कैसे, हमारे पास सूत्र मौजूद है, U बराबर K आता ही है। जो जो जोड़े बन रहे हैं, युग्म बन रहे हैं, उनको लिख दो Q1 Q2 और इनके बीच की दूरी मान लो R12। तो ये हो जाएगा R12। ऐसे इसका निकाल लो, दूरी मान लो, क्या मानेंगे दूरी, देखो आपको आइडिया वैसे लग जाएगा। ये 2 है और ये 3 है, तो दूरी R23। इसकी दूरी R34, R14, ठीक है, R13 और इनकी R24। तो ऐसे हम प्रत्येक उसमें निकाल लेंगे, ये U1 हो जाएगा, U2 हो जाएगा। इस तरीके से हम इसकी स्थित ऊर्जा निकाल सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा तो बोर्ड में ये 4 तक ही आएगा, वैसे और ज़्यादा आ जाए तो आपको कोई दिक्कत नहीं है। इसका एक ही बेसिक कंसेप्ट याद रखना है आपको, जोड़े में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। पहले आवेश का कोई विरोध नहीं, कोई ऊर्जा नहीं। जैसे दूसरा आवेश रखेंगे उसका केवल एक विरोधी होगा, तीसरे आवेश रखेंगे तो उससे एक कम यानी 2 विरोधी होंगे। 4 के लिए विरोधी कितने हो जाएंगे, 3। तो आप आसानी से निकाल सकते हो। जैसे 4 है, इसके विरोधी कितने, 3। 5 होंगे तो उनके विरोधी पहले से कितने हो जाएंगे, 4। तो ये तो हो गई हमारी जब विद्युत क्षेत्र नहीं है। और विद्युत क्षेत्र यदि हो तो विद्युत क्षेत्र से क्या उत्पन्न होगा, E से उत्पन्न हो जाएगा V। E से क्या उत्पन्न हो जाएगा, B। और मुझे ऊर्जा निकालनी है, यानी क्या निकालना है, कार्य। तो कार्य बराबर हो जाएगा आवेश इंटू विभव। तो यदि पहले से बाह्य क्षेत्र हो तो आपको ये सूत्र लगाना है, बाह्य क्षेत्र की वजह से ऊर्जा, आवेश की वजह से U बराबर K Q1 Q2/R। ये आवेश की वजह से ऊर्जा है। तो हमने कल इसको डिस्कस आपसे कर लिया था, ठीक है। अब हम देखते हैं, इसी पर आधारित है अगला टॉपिक। मैंने कहा था ये आ गया आपको तो अगला आ जाएगा, वही स्थित ऊर्जा है। अब भी जो टॉपिक है वो क्या है, स्थित ऊर्जा। लेकिन अब की बार वो किसकी स्थित ऊर्जा है, विद्युत द्विध्रुव की। और मैंने बताया था पहले दिन ही आपको विद्युत द्विध्रुव क्लियर कर लेना था। यानी वास्तव में विद्युत द्विध्रुव में क्या होता है, तो जितने भी विद्युत द्विध्रुव के टॉपिक आएंगे आप उनको आसानी से कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूं पहले से कि आपको सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव क्लियर करना है, और जितने भी टॉपिक हैं आप आसानी से उनको खेल खेल में निकाल सकते हो। पढ़ाई को एक तरीके से बोझ आपको नहीं समझना है। एक बार यदि मेरे साथ आप ये टेक्निक सीख गए तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप किसी भी डेरिवेशन को चुटकी में कर सकते हो। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये उदाहरण देके देखो। विद्युत द्विध्रुव आया, तो जैसे विद्युत द्विध्रुव आए तो आप विद्युत का मतलब निकाल लेना आवेश। जब भी विद्युत आए समझ जाना आवेश की वजह से विद्युत होती है। और द्विध्रुव, द्विध्रुव इसका मतलब हो जाएगा 2 ध्रुव हैं, 2 सिरे हैं, ठीक है। तो 2 ध्रुव हो जाएंगे। तो इनके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो
विद्युत आवेश है और द्विध्रुव है, यानी कितने आवेश हो जाएंगे हमारे पास? 2 आवेश हो जाएंगे और वो ध्रुव होने चाहिए, यानी उनमें एक चीज की भिन्नता होनी चाहिए। तो हम कह सकते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अंदर आवेश का परिमाण तो समान रहता है, एक पर आवेश -q होता है जबकि दूसरे पर क्या होता है? +q। तो यह है विद्युत द्विध्रुव। इसकी दूसरी खासियत क्या होती है कि ये जो आवेश हैं इनके मध्य दूरी बहुत ही कम होती है, यानी हम कह सकते हैं इनके मध्य दूरी कैसी होती है? अल्प होती है। अल्प आप देख सकते हो, जैसे NaCl है, ये सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस, तो इनके मध्य जो दूरी होती है वो होती है एंगस्ट्रम की कोटि की। एंगस्ट्रम बोले तो 10⁻⁻10 मीटर, इस कोटि की होती है, यानी इतनी कम होती है, ये रेंज है इसकी, ठीक है। तो बहुत ही कम दूरी है, तो उसे हम क्या मान लेते हैं? विद्युत द्विध्रुव। तो हम देख रहे हैं यहां पर, अब इसकी जो मध्य की दूरी है आप अपनी सुविधा अनुसार कुछ भी मान सकते हो, ठीक है, प्रश्न पे भी डिपेंड करती है। आप इस दूरी को a मान सकते हो, इसे आप d मान सकते हो, और या यदि इसके मध्य बिंदु से हमें दूरी बतानी है, केंद्र बिंदु जो O है, तो उस स्थिति में A और D से जटिल गणना हो जाएगी हमारी, किसी चीज को निकालना कठिन हो जाएगा। तो हम सुविधा के लिए ही बस इस दूरी को कितना मान लेते हैं? 2a मान लेते हैं। और 2a मानने से फायदा क्या हो गया? ये दूरी a हो गई और ये भी दूरी कितनी हो जाती है? a, यानी सेंटर से जो दूरी है वो a आ जाती है। तो आप समझ गए। दूसरा, इनका नाम देना है आपको, तो आप यहां पर इसका नाम दे सकते हो A और इसका नाम हो जाएगा B। आपको अच्छा नहीं लग रहा तो आप कोई और नाम भी दे सकते हो। तो जब भी विद्युत द्विध्रुव आ जाए, आपके दिमाग में जितने भी टॉपिक आए सब में ये ही आएगा विद्युत द्विध्रुव, तुरंत ये घूम जाना चाहिए। कौन कौन से टॉपिक है हम अब तक देख चुके हैं? विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बाह्य विद्युत क्षेत्र में रखे विद्युत द्विध्रुव पर बलाघूर्ण, यानी एक तो हमने सीखी है ई, इसके कारण अक्ष व निरक्ष पर। ये हमेशा हमको एक बार हमने पढ़ लिया ना तो याद होनी चाहिए, ये अगले टॉपिक में हमारी क्या करती है? हेल्प। मुश्किल से 3 पार्ट हैं आपके, बाकी के जो अन्य पार्ट आएंगे, चैप्टर आएंगे, उनमें बस उसका रिवीजन होगा सेम। तो विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने अक्ष पर तीव्रता निकाली थी, क्लियर, सूत्र आना चाहिए, टॉपिक भी आना चाहिए आपको। निरक्ष पर भी निकाली थी, और इसके बाद विद्युत द्विध्रुव के कारण हमने क्या निकाला था? बलाघूर्ण। इनके सूत्र भी आसान थे। मैं देखो बताऊं, ई अक्ष किसकी वजह से देख रहे हैं हम? विद्युत द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव। तो ई अक्ष बराबर हो जाएगा 2kp/r3। ई निरक्ष बराबर हो जाएगा, बस 2 हटा दो, आ रही है समझ में, यानी इसमें जो 2 आ रहा है उसकी जगह बस ये आ जाएगा kp/r3।
तो इस तरीके से हमने इसको यदि अक्ष से जोड़ दिया तो हमें याद रखना क्या हो गया, आसान हो गया। तो यदि हमें निरक्ष का सूत्र याद आ गया तो उसी से हम अक्ष का बना लेंगे, और यदि अक्ष का आ गया तो हम उसी से किसका बना सकते हैं, निरक्ष का बना सकते हैं। अंतर सिर्फ 2 है, ठीक है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन ये हो जाएगा तुम्हारे सामने, जब भूल जाओगे कि सर मतलब 2 किस में था, अक्ष पे था या निरक्ष पे था, ठीक है। तो उसके लिए आपको ये चित्र हेल्प करेगा, विद्युत द्विध्रुव का चित्र के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए यदि अक्ष पर है, देखो ये बहुत फास्ट ए, ये बी, ये माइनस क्यू, ये हो जाएगा प्लस क्यू, ये सेंटर ओ। जब हम सीख जाते हैं तो वास्तव में खेल सकते हैं। तो अक्ष पर यदि निकालना है तो अक्ष होगा यहां पर, ठीक है, और निरक्ष होता है यहां पर। तो निरक्ष बिंदु दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर होता है। दोनों आवेशों से बराबर दूरी पर है, जबकि ये एक आवेश के नजदीक है और एक से दूर है। तो हम इससे आइडिया लगा सकते हैं कि यहां पर जो तीव्रता है वो क्या होगी, ज्यादा। क्लियर। तो इससे हमको हल्का सा आइडिया मिल जाएगा कि अक्षीय बिंदु पर तीव्रता क्या होती है, ज्यादा होती है। अक्ष पर कितनी हो जाएगी, दुगनी। तो निरक्ष पर आ जाएगी ये KP बटे RQ। अब हम इसके कारण वो निकाल सकते हैं, बलाघूर्ण। जब हमने विद्युत द्विध्रुव को एक समान बाह्य क्षेत्र में रखा तो बलाघूर्ण का सूत्र कितना होगा, देखो बलाघूर्ण बराबर होता है 2p sin थीटा। देखो ये आया था 2p sin थीटा, इसको वेक्टर रूप में व्यक्त करेंगे हम, तो ये आ जाएगा टो सदिश बराबर p सदिश क्रॉस e सदिश, ठीक है। तो ये बलाघूर्ण आ गया था। अब इस सूत्र को याद रखना भी बहुत आसान है। वो कैसे, देखो विद्युत द्विध्रुव के कारण बलाघूर्ण निकालना है, तो बलाघूर्ण टो तो आएगा ही। अब उसको रखा कहां है विद्युत द्विध्रुव को, विद्युत क्षेत्र में, तो ई भी आएगा। अब बस आपको इतनी कोशिश करनी है कि विद्युत द्विध्रुव का मेन गुण क्या होता है, तो इसका महत्वपूर्ण गुण है विद्युत द्विध्रुव का, वो होता है विद्युत द्विध्रुवाघूर्ण, और जिसे हम किससे व्यक्त करते हैं, P से। तो P से हम जब देखते हैं तो ये निकाल सकते हैं। देखो कितनी हेल्प मिल गई, आप खुद ही देख लो। प्रत्येक सूत्र में, विद्युत द्विध्रुव के प्रत्येक सूत्र में क्या आ रहा है, P आ रहा है। ये P, ये रहा P, ये रहा P, ये रहा P, ये रहा P। तो हम अपने आप समझ जाते हैं। आपको ये अच्छी तरह सीख लेना है कि इसका महत्वपूर्ण गुण कौन सा है, P है। बलाघूर्ण निकालना है तो P को रखा एक तरीके से, विद्युत द्विध्रुव को रखा, यानी हमने इससे निष्कर्ष निकाल लिया कि हमने किसको रखा, P को। तो ये आ जाएगा टो बराबर P इंटू ई। इसमें आ जाएगा 2kPRQ, इसमें आ जाएगा kPRQ। उसके बाद हमने निकाला था विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत विभव। आप देख रहे हो
एक ही टॉपिक है, विद्युत ध्रुव, और उसी के कारण जो विद्युत विभव हो जाएगा उसमें भी P आएगा। तो हम विभव निकालेंगे तो विभव आ जाएगा B बराबर KP cos थीटा अपॉन R स्क्वायर। देखो याद करो, मैंने एक दिन आपको ये दूरी जो नीचे आ रही है ना वो भी समझाई थी। कब एक बार समझ जाएंगे ना तो ये दूरी का फैक्टर भी आपका मिट जाएगा कि R आएगा, कि R स्क्वायर आएगा, कि R की पावर 3 आएगी, कि 4 आएगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत आसान है। अकेले आवेश की वजह से तीव्रता आती है KQ/R स्क्वायर। विद्युत ध्रुव के लिए Q की जगह आ जाएगा P, और विद्युत द्विध्रुव, द्वि संस्कृत वर्ड है और इसमें द्वि का मतलब क्या होता है? दो। तो कितने आवेश हो गए? दो आवेश हो गए। तो दो आवेशों की वजह से एक दूरी तो बढ़ जानी चाहिए। अकेले आवेश की वजह से R स्क्वायर आ रहा था, तो जब दो आवेश हैं तो हम समझ सकते हैं R कितना आएगा? 3। तो वास्तव में यहां पर R पे पावर कितनी आई है? 3। अब विभव में देख लो, देखो अकेले आवेश की वजह से विभव आता है KQ/R। तो देखो उस तकनीकी को सीखो, हमने विद्युत ध्रुव को किससे जोड़ दिया? विभव से। इसको जोड़ने से हमें क्या फायदा हो गया? मैं समझ गया, विद्युत ध्रुव आ रहा है तो K की जगह क्या आएगा? Q की जगह क्या आएगा? P आएगा। और इसमें यदि दूरी पर पावर 1 है तो इसमें पावर कितनी हो जाएंगी? 2। और यदि यहां पर R स्क्वायर होता तो मैं पूरे कॉन्फिडेंस से कह देता कि R3 ही आएगा। जैसे हम यहां कह सकते हैं, मान लो ट्राइपोल होता और ट्राइपोल की वजह से वो तीव्रता पूछता आपसे, आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल अनजान है आपके लिए, तो आप उसको कैसे निकाल लेते? ट्राइपोल यानी उसके अंदर 3 ध्रुव होंगे, तो 3 ध्रुव होंगे तो दूरी कितनी आ जाएगी? यहां पर 1 ज्यादा कर लो, यानी R की पावर कितनी आ जाएगी? 4। तो हम विद्युत ध्रुव सीख चुके हैं। अब इसमें एक चीज ये आ रही होगी कि यहां तो हमने तीव्रता 2 निकाली है, अक्ष वाली भी और निरक्ष वाली भी, लेकिन यहां पर विद्युत विभव तो एक ही है। तो इसी को हम अक्ष और निरक्ष के लिए यूज कर सकते हैं। हमारे पास इसमें एक नई चीज आ गई, आप देख रहे हो कॉस थीटा। तो थीटा जो है, ये कोण जो है, वो किसको बताता है? दिशा को बताता है कि आप अक्ष पे निकालना चाहते हो या निरक्ष पर। अब आपको चित्र याद है, तो अक्ष के लिए थीटा कितना होता है? 0 डिग्री इस बिंदु के लिए, और इस बिंदु के लिए इधर जो बिंदु ले हम इधर, तो इधर के ए की तरफ वाले बिंदु के लिए हो जाएगा 180 और बी की ओर वाले बिंदु पर हो जाएगा 0। तो आप जो भी बिंदु हो उसके लिए कोण लगा लो। बी की तरफ है 0 लिख देंगे, आ जाएगा उत्तर। ए की तरफ है 180 लिख देंगे, ठीक है। यदि निरक्ष पर है तो निरक्ष पर देखो ये होता है ऐसे, ये हो गया ना निरक्ष, और ये हो जाएगा 90 डिग्री कोण। अब यदि बिंदु इधर है तो ये कोण घटता आएगा घटता आएगा घटता आएगा और कितना हो जाएगा? 0। तो हम समझ जाएंगे इधर 0 है। और यदि ए की तरफ है तो ये फिर ऐसे घूमेगा, आप देखो ये ऐसे घूम जाएगा तो 180 हो जाएगा। अब ये कोण कितना बन रहा है? 180। तो इस पर मान लिख लो 90, 0, 180। कुछ भी याद नहीं रखना आपको, ये आता है, इसी को आपने चेंज कर लिया। देखो मैं आपको बताऊं, ये आप समझ नहीं पाओगे, ये लिखी भी आपको कहीं नहीं मिलेगी, बताएगा भी कोई नहीं आपको, आप खुद ही देख लो।
आपको थोड़ा सा मेरे साथ दिमाग पे जोर देना होगा। मुझे मान लो ये आता है B बराबर KQ/R। अब मुझे निकालना है विद्युत ध्रुव की वजह से क्या निकालना है, विभव। तो विभव यानी B ही रहेगा, क्योंकि सूत्र है। तो बराबर की जगह क्या आ जाएगा, बराबर। कांस्टेंट भी चेंज नहीं होगा K, लेकिन आवेश के लिए Q ही होता है, और वही विद्युत ध्रुव के लिए Q ना होकर क्या बन जाता है, वो P, क्योंकि उसमें दो आवेश होते हैं और दोनों ही विरोधी होते हैं, तो किसी की भी एक आवेश की नहीं चलेगी, आप खुद ही देख लो। तो हम उसमें एक नया गुण लेते हैं जिसमें दोनों की मिक्सिंग होती है, और वो नया गुण आएगा P, तो KP आएगा। R है, मैंने अभी बताया था, इसमें यदि पावर 1 है तो इसमें पावर हो जाएंगी 2। अब अक्ष और निरक्ष के लिए एक ही है, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, थीटा, कोण। और आप देख सकते हो विभव कैसी राशि है, अदिश राशि है, तो साइन तो आ नहीं सकता, ठीक है। तो फिर कौन सा आएगा, हमारे पास देखो दो लंबवत घटकों में या तो साइन थीटा होता है और या होता है कॉस थीटा। अब मैं यहां पर साइन थीटा क्यों नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि ये यदि सदिश राशि होती तो यहां पर साइन थीटा आ जाता, और अदिश राशि है तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर क्या आएगा, कॉस थीटा। तो B बराबर आ जाएगा KP cos थीटा बटे R स्क्वायर। हमने किससे निकाल लिया, इसी से निकाल लिया। तो हम एक तरीके से इनमें घूम सकते हैं आसानी से, किसी को भी हम जोड़ सकते हैं। तो अब तक हम ये सारे टॉपिक किसके पढ़ चुके हैं, विद्युत ध्रुव के। तो हम आपस में इनको जोड़ के पढ़ेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा। ये तीव्रता के हैं, ये बलाघूर्ण के हैं, ये विभव का है, ठीक है। अब आज आ रहा है ये नया फिर से, विद्युत ध्रुव को बाह्य विद्युत क्षेत्र में घुमाने में कितना काम होता है। यानी पहले से बाह्य क्षेत्र मौजूद है और उसमें मैं विद्युत ध्रुव को किसी कोण से घुमा देता हूं, तो कोण से घुमाऊंगा तो कितना कार्य होगा। अब ये भी समझ लो इस टॉपिक के लिए, ठीक है। कार्य पूछ रहा है वो, और कार्य दो होंगे। एक तो यदि गति हो रही है रेखीय गति, आप एक बार समझ जाएंगे तो जो फिजिक्स है उसको समझ में आ जाएगा, चाहे क्लास कोई सी भी हो, चैप्टर कोई सा भी हो, आपस में सब जुड़े हुए हैं। तो रेखीय गति एक ही तो होती है, ठीक है। और दूसरी गति होती है हमारी कोणीय गति, या उसे कह सकते हैं हम घूर्णन गति। अब आप देखिए रेखीय गति किसकी वजह से होती है, बल F की वजह से। किसी वस्तु पर यदि बल लग रहा है तो वो रेखीय गति करेगा, और बल युग्म है तो बल युग्म से क्या उत्पन्न होता है, बलाघूर्ण। तो घूर्णन गति किसकी वजह से होती है, हम सीख गए, बलाघूर्ण टॉ होगा तो ही घूर्णन गति होगी, अन्यथा घूर्णन गति हो ही नहीं सकती। जैसे बिना बल के रेखीय गति नहीं हो सकती, वैसे ही हम कह सकते हैं कि बलाघूर्ण के बिना घूर्णन गति नहीं हो सकती। तो आप समझ सकते हो कि घूर्णन गति हो रही है तो उसके लिए शर्त हो गई एक तरीके से, बलाघूर्ण ही होगा। और इसमें एक नया कंसेप्ट यह आता कि यदि वो कोई वस्तु वृत्तीय पथ में गति कर रही है, यानी उसकी गति कैसी है, वृत्ताकार पथ पर है, जिस गति को बोलते हैं हम वृत्ताकार पथ पे कोई वस्तु गति करती है,
तो उसको हम क्या बोलते हैं? वर्तुल गति। कौन सी गति नाम देते हैं उसको हम? वृत्ताकार पथ पे यदि कोई वस्तु गति करती है उसे कहते हैं वर्तुल गति। तो कोई भी वस्तु है वो वृत्ताकार पथ में या ये गति कर रही है तो उसकी भी एक शर्त है, और उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? अभिकेंद्रीय बल की आवश्यकता होती है। यानी अभिकेंद्रीय बल के बिना ये गति संभव नहीं है। तो आप आसानी से निकाल सकते हो कि यदि कोई वस्तु ये गति कर रही है तो अब मुझे किस चीज को ढूंढना है, कौन सी राशि ढूंढनी है? तो मुझे ढूंढना पड़ेगा अभिकेंद्रीय बल। और अभिकेंद्रीय बल का सूत्र आप कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हो, और वो ध्यान रखना। इसका सूत्र क्या होगा? जो वस्तु वर्तुल गति कर रही है उसका द्रव्यमान आ जाएगा, और वो चल रही है तो उसका क्या आ जाएगा? वेग। और जिस पथ पर वो चल रही है उसकी क्या आ जाएगी? त्रिज्या। तो देखो सूत्र भी अभिकेंद्रीय बल का बहुत आसान हो गया, एम बी आर। बस हमको यहां पर स्क्वायर करना है। भाई कोई वस्तु वर्तुल गति कर रही है तो उसमें वजन तो होगा, तो हमने एम लिख दिया। अब वो चलेगी तो उसका वेग भी होगा, तो हमने बी लिख दिया। और जिस पथ पर चलती है उसकी त्रिज्या होगी आर, तो ये आ जाएगा एम बी स्क्वायर बटे आर। क्लियर? तो ऐसे ही अब हमारा जो टॉपिक है उसमें हम विद्युत ध्रुव को घुमा रहे हैं। मतलब ये ऋणावेश है यहां पर और ये धनावेश है, इसको मैं बाह्य क्षेत्र में घुमा रहा हूं। तो घुमाने में कौन सी गति होती है? घुमाने में होती है ये घूर्णन गति। और ये किसकी वजह से घूम सकती है? बलाघूर्ण की वजह से। अब इसके लिए हमने ये टॉपिक पहले क्लियर कर लिया है। आप देखिए, यदि ये टॉपिक आपसे निकल गया तो अब यहां पर दिक्कत आएगी इस टॉपिक, और ये आता है तो आज के टॉपिक में आप आसानी से कर सकते हो इसको। तो देखो मुझे क्या निकालना है? कार्य निकालना है ना। घुमाने में किसको घुमा रहे? विद्युत ध्रुव को। तो मैं समझ गया, यदि रेखीय गति होती तो इसमें जो कार्य होता रेखीय गति में, मैं आपको बताऊं तो ये सूत्र भी जाने पता नहीं कितनी बार आ चुका है, कार्य बराबर बल गुणा विस्थापन। अल्प विस्थापन है तो हम यहां पर कौन सा अक्षर लगा देते हैं? डी लगा देते हैं। ये विस्थापन अल्प को बता रहा है, ठीक है। तो कार्य भी छोटा सा हो जाएगा डी डब्ल्यू। समझ रहे हो मेरी बात? ये अल्प है तो ये भी अल्प हो जाएगा। तो ये कार्य का सूत्र है। आप इसको बड़ा भी कर सकते हैं, W बराबर F सदिश डॉट S सदिश। रेखीय गति है तो कार्य ये होता है, और यदि घूर्णन गति है तो मैं इसमें भी कार्य निकाल सकता हूं। हाँ, देखो हम इसको जानते हैं सूत्र को, और इसी से हमें घूर्णन गति का सूत्र बनाना है। तो उसके लिए देखो, कार्य तो W से ही व्यक्त किया जाता है, तो यहां पर ये W ही आएगा, बराबर आएगा। लेकिन आप देख रहे हो बल तो रेखीय गति में आता है, तो घूर्णन गति में क्या जाएगा? बलाघूर्ण। तो यहां पर हम लिख देंगे टॉ। क्योंकि ये बल भी वेक्टर है तो बलाघूर्ण भी क्या होगा? वेक्टर। तो इसको लिख सकता हूं मैं टॉ सदिश। डॉट प्रोडक्ट है तो यहां पर आ जाएगा डॉट। रेखीय विस्थापन को S से लिखा है, तो घूर्णन गति में
जो विस्थापन होगा उसको लिखते हैं हम थीटा से कोणीय विस्थापन, ठीक है। और यदि ये कोणीय विस्थापन अल्प है तो बलागुण पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यदि विस्थापन अल्प है तो इसको लिख देंगे हम डी थीटा, तो कार्य भी अल्प हो जाएगा और इसे लिखेंगे हम डी डब्ल्यू। यानी हमने इस टॉपिक के लिए ये कार्य निकाल लिया कि घुमाने में यदि किसी विद्युत ध्रुव को घुमाते हैं तो घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, डी डब्ल्यू बराबर टॉ डी थीटा। आ रही बात आपकी समझ में, ठीक है। तो हम इसमें टॉ का मान रख देंगे और टॉ का मान रखने से हम क्या निकाल लेंगे, कार्य निकाल लेंगे। क्लियर। तो वो हेडिंग डाल लेते हम, क्या है वो, उसमें लिखा हुआ है देखो, बाह्य विद्युत क्षेत्र में, आप नोट कर लीजिए, टॉपिक लिख लीजिए, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को, बाह्य विद्युत क्षेत्र में बाह्य विद्युत क्षेत्र में बाह्य विद्युत क्षेत्र में बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत ध्रुव को, बाह्य विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव को घुमाने में, घुमाना मतलब घूर्णन कराना, घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य, यह है। क्लियर। बाह्य विद्युत क्षेत्र किसको घुमा रहे हैं, विद्युत द्विध्रुव को। और निकालना क्या है, हमारा टारगेट क्या है, कार्य। क्लियर। आप देखो इस टॉपिक को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो देखो नाम क्या लिखा हुआ है, बाह्य विद्युत क्षेत्र, तो सबसे पहले तो बाह्य विद्युत क्षेत्र बना लो आप, ठीक है। और वो कैसा होगा, एक समान होगा, समरूपी, ठीक है। तो बाह्य विद्युत क्षेत्र में हम यहां पर बनाएंगे, तो देखो ये हो जाएगा, बिल्कुल एक दूसरे के समांतर विद्युत क्षेत्र रेखाएं खींच दो, और मैंने यहां पर 5 रेखाएं खींची हैं, ठीक है। उनके मध्य दूरी भी लगभग बराबर ली है, तो ये मेरे पास हो जाएगा बाह्य विद्युत क्षेत्र, यानी ई सदिश। कैसा है वो, समरूपी है, समरूपी यानी एक समान है। आगे पढ़िए, अब इसमें किसको घुमाना है हमें, विद्युत ध्रुव को। तो मैं इसमें सबसे पहले विद्युत ध्रुव को साम्य अवस्था में रख देता हूं। अब सवाल ये आता है कि साम्य अवस्था कौन सी होगी। देखो अभी मैं चित्र बना रहा हूं तो उसे समझ में आ जाएगा आपको। सपोज करो ये है हमारा विद्युत द्विध्रुव, ये विद्युत ध्रुव है, ये इसका सेंटर O, यहां पर हो जाएगा देखो A, ये B, इस पर आवेश ले लेंगे -Q, इस पर आवेश आ जाएगा +Q, और बड़ा करके लिख देते हैं हम इसको, ये -Q और ये आ जाएगा +Q। याद आ गई ना सकल विद्युत ध्रुव की।
क्लियर? इसकी दूरी आपको पता ही है, 2a ले लेंगे हम। तो हम जानते हैं पहले से ही, हमें यह पता है कि विद्युत क्षेत्र तो आवेश पे बल लगाता है, तो धनावेश पर बल लगाएगा अपनी ही दिशा में, और ऋणावेश पर बल लगाएगा विपरीत। तो धनावेश तो क्षेत्र की दिशा में संरेखित हो जाएगा, यानी क्षेत्र की दिशा में आ जाएगा, और जो ऋणावेश है वो क्षेत्र के विपरीत चला जाएगा, माइनस क्यू आवेश उधर चला जाएगा। तो हम कह सकते हैं ये है इसकी साम्य अवस्था। इस पर बल ऐसे लग रहा है और इस पर बल लग रहा है ऐसे। इसका दुर्भागुण देखना चाहें तो वो किधर है, ये माइनस आवेश और ये क्या है, प्लस आवेश। तो इसका जो दुर्भागुण होता है वो होता है माइनस क्यू से प्लस क्यू की ओर। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जब दुर्भागुण और ई दोनों एक ही दिशा में हों, विद्युत क्षेत्र और दुर्भागुण समान दिशा में हों, तो वो इस विद्युत द्विध्रुव की क्या हो जाएगी, साम्य अवस्था। पी और ई एक ही दिशा में। क्लियर? अब इसको साम्य अवस्था से घुमाना है, तो घुमाने के लिए हमारे पास कोई विस्थापन होगा, और यहां पर जो विस्थापन है वो कोणीय विस्थापन ले लेते हैं हम, ठीक है, थीटा। तो इसको घुमाकर नई स्थिति में लाया है, तो ये तो कोण मान लेता हूं मैं थीटा, ठीक है। ये बिंदु हो जाएगा ए, ये बिंदु हो जाएगा बी, और इस पर आवेश हो जाएगा माइनस क्यू, और इस पर आवेश हो जाएगा प्लस क्यू। इसकी बीच की दूरी ले लो 2a, ये हो जाएगी 2a, और आप देख सकते हो इसका दुर्भागुण है वो a से b की ओर है। तो यहां पर a की जगह अब इसको हम चेंज करके, नई स्थिति है ना, यहां पर a है तो ये नई स्थिति है, तो इसको कर देंगे a डैश, और इस यहां पर ये पुरानी स्थिति b है और ये नई है, तो इसको कर देंगे हम b डैश। तो जैसे हम घुमाएंगे, हम ये सीख चुके हैं कि बलाघूर्ण इस पर कार्य करेगा, और घुमाने का वो क्या करेगा, विरोध करेगा। बलाघूर्ण कार्यरत होगा, देखो प्लस क्यू आवेश पर बल लगता है क्षेत्र की दिशा में, माइनस क्यू आवेश पर बल लगता है क्षेत्र के विपरीत। तो जैसे मैं इसको ए बी स्थिति से नई स्थिति ए डैश बी डैश में लाऊंगा, तो जो इस विद्युत क्षेत्र के कारण बलाघूर्ण लग रहा था वो इस स्थिति का क्या करेगा, विरोध, और मैं इसको जबरदस्ती घुमा रहा हूं, तो मुझे इस बलाघूर्ण के विरुद्ध क्या करना पड़ेगा, कार्य। और बलाघूर्ण के विरुद्ध जो कार्य किया गया है वो कार्य इस विद्युत द्विध्रुव में ऊर्जा के रूप में क्या हो जाएगा, संचित। अब जब भी कार्य करते हैं किसी वस्तु में ऊर्जा इकट्ठी होती है, कार्य करते हैं ऊर्जा इकट्ठी होती है, तो वो कौन सी ऊर्जा होती है, कई बार नाम आ चुका है उसका, वो होगी स्थित ऊर्जा। चूंकि आवेश है यहां पर, तो इसको कह देंगे हम विद्युत स्थितिज ऊर्जा। समझ में आ गया? देखो चित्र आप आसानी से कभी भी बना सकते हो। मैंने कैसे बनाया इसको, टॉपिक ध्यान से पढ़ा है और ये आसानी से चित्र हो गया। अब दूसरी बच्चों के साथ समस्या ये आती है कि इस चित्र को बारे में हमें लिखेंगे कैसे, बना तो लेंगे, तो चित्र के बारे में क्या लिखना है, तो स्टार्ट कर दो यहीं से ही देख देख के। पहले क्या था, ई था, तो हम ऐसे लिख सकते हैं, माना चित्रानुसार एक समान बाह्य विद्युत क्षेत्र ई सदिश है जिसमें विद्युत द्विध्रुव ए बी साम्य अवस्था में रखा हुआ है, जिसके ए व बी सिरों पर आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू है। तो ये चित्र के बारे में होगा। अब
घुमाने की लिखना चाहते हो तो वो भी लिख दो। अब हम विद्युत ध्रुवीय को थीटा कोण से घुमाकर नई स्थिति ए डैश बी डैश में लाते हैं। तो ऐसे हम चित्र के बारे में आसानी से लिख सकते हैं। क्लियर हो गया? आप एक बार समझ जाओगे तो आपको कुछ याद ही नहीं रखना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले चित्र बनाना है और फिर चित्र के बारे में लिखना है। मैं डेरिवेशन बता देता हूं यहां पर बनाकर कि इसकी डेरिवेशन है वो कैसे आएगी, है ना। लक्ष्य आपको मैंने बताया था, हमेशा ध्यान हमारा किस पर होना चाहिए, लक्ष्य पर होना चाहिए। और मेरा लक्ष्य कार्य, किसको लक्ष्य तक पहुंचाना है, विद्युत ध्रुव को। कहां से होते हुए पहुंचाना है, विद्युत क्षेत्र से होते हुए। तो आप देख सकते हो कितनी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है फिजिक्स। आप खेल खेल में इन टॉपिकों को पूरा कर सकते हो और कभी भी कहीं भी निकाल सकते हो। तो मैं देखो यहां पर निकाल रहा हूं, मैं समझ गया, घुमा रहा हूं तो मेरा द्वारा किया गया कार्य होगा डी डब्ल्यू बराबर हो जाएगा टॉ डी थीटा। टॉपिक के हिसाब से यही होगा, घूर्णन करा रहे हैं टॉ होगा, कार्य पूछ रहा है तो ये होगा, अल्प घुमाया है तो वो हो जाएगा डी थीटा, तो कार्य भी अल्प हो जाएगा डी डब्ल्यू। अब यदि मैं इसको 0 डिग्री से थीटा डिग्री तक घुमाता हूं तो टोटल कार्य कितना होगा, हम इसका क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे। तो समाकलन करने पर देखो ये आ जाएगा डी डब्ल्यू बराबर इंटीग्रल इसका हो जाएगा टॉ डी थीटा। कहां से ले रहे हैं, 0 डिग्री से लिख दो थीटा तक। अब डी डब्ल्यू का जो समाकलन होता है वो तो हो जाएगा डब्ल्यू, और ये आ जाएगा 0 टू थीटा टॉ डी थीटा। ये समीकरण हो जाएगा 1, ये समीकरण हो जाएगा 2। आप देख लो समीकरण 2 को गौर से, यदि कार्य निकालना है तो मुझे टॉ की आवश्यकता है, यानी बलाघूर्ण चाहिए। और बलाघूर्ण कहाँ मिलेगा, पहले चैप्टर में, पहले पार्ट में। समझोगे कैसे, कि जब हम किसी भी विद्युत ध्रुव को बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर बलाघूर्ण कार्य करता है। समझो ध्यान से, जब भी हम किसी विद्युत ध्रुव को बाह्य क्षेत्र में रखते हैं तो उस पर एक बलाघूर्ण लगता है जो उसकी घूर्णन गति का क्या करता है, विरोध। तो तुरंत याद आ जाएगा, तो टोपी था, बलाघूर्ण क्या था, टोपी। तो यह टो का मान लिखना है, तो हम आगे लिखेंगे हम जानते हैं कि बलाघूर्ण टो बराबर आ जाएगा पी ई साइन थीटा। और इसको आप समीकरण देना चाहते हो तो ये हो जाएगा समीकरण 3। अब हम लिख सकते हैं क्या, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, मतलब समीकरण 2 में 3 से मान रखने पर, मैं यहां पर लिख रहा हूं समीकरण 2 व 3 से, समीकरण 2 व 3 से ये आ जाएगा कार्य W बराबर इंटीग्रल थीटा 0 से लेकर थीटा तक, और टॉ की जगह मान रखना है तो ये आ जाएगा पी ई साइन थीटा डी थीटा। अब क्या करें, अरे समाकलन करना है और क्या करना है ना, क्लियर कह रहा है वो। अब समाकलन उसका होता है जो चेंज हो रहा हो। तो अब ये देखो, समझो चेंज क्या हो रहा है इसमें, हमें कैसे पता चलेगा क्या चीज चेंज हो रही है, भाई हमें ये पता चलना चाहिए ना परीक्षा में, या कोई हमसे पूछ रहा है तब कि कौन सी चीज चेंज हो रही है। तो जो चीज चेंज हो रही है उसी का समाकलन होगा। बाय चांस आपको नहीं पता चल रहा है तो क्लियर हिंट दे रहा है, देखो 0 क्या चीज है, कोण,
थीटा क्या है? कोण। तो कोण चेंज हो रहा है? नहीं। तो देख लो, घुमा रहे हैं हम इसको, तो जब मैंने विद्युत द्विध्रुव को घुमाया तो क्या इसका द्विध्रुवाघूर्ण बदल गया P? नहीं। क्या घुमाने से ये बाह्य विद्युत क्षेत्र बदल गया? तो ये भी नहीं बदला, ये भी। तो हम पूरे कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं ना तो P बदलेगा ना E बदलेगा, तो बदलेगा तो कौन बदलेगा? ये बदलेगा। तो जो नहीं बदलते उनका क्या काम? भीतर, बाहर ले आओ उनको। तो देखो W बराबर आ जाएगा PE, और यहां पर आ जाएगा ये 0 डिग्री, ये थीटा, साइन थीटा डी थीटा। जो बच गए उनको यहां लिख दो। समझ में आ रही है भाई? हमने इनका समाकलन नहीं हो सकता तो बाहर निकाल लिए, इनका कोई काम नहीं है। अब बच गए कौन? ये। अब क्या करें? अरे भाई आप ये देखो, इसका समाकलन करना है। किसके सापेक्ष करना है? डी थीटा के, यानी थीटा के रेस्पेक्ट में मुझे इसका समाकलन करना है, साइन थीटा का। अब देख लो साइन थीटा का समाकलन क्या होता है। अब आपको समाकलन आने चाहिए। नहीं आते हैं समाकलन तो आप यहीं रुक जाओगे। तो अब चलेंगे किससे? गणित से। तभी तो कहते हैं फिजिक्स की बैसाखी होती है मैथ। तो आपको गणित ये आनी चाहिए, ज्यादा नहीं, सिंपल तौर पर आनी चाहिए। कोई भी बच्चा बता सकता है इसका समाकलन। नहीं जानता है तो देखो मैं बता रहा हूं, आप अपकलन सीख लो। अपकलन का उल्टा ही क्या होता है? समाकलन होता है। अवकलन, अब माने घटना, कम होना, और कलन माने गणना। तो गणना को कम करना है तो अपकलन, और समाकलन का मतलब तो देखो, कलन का मतलब तो गणना है ही है, और सम का मतलब क्या होगा? जोड़ना। तो यदि वस्तु को बड़ा करना है तो समाकलन, छोटा करना है तो अपकलन। तो हम जानते हैं, देखो साइन थीटा का अवकलन, साइन थीटा का हम अवकलन करें, ठीक है, किसी के भी सापेक्ष ले लो आप, जिसके भी सापेक्ष करना चाहते हो। मान लो मैं समय के सापेक्ष करना चाहता हूं, तो साइन थीटा का अवकलन होता है कॉस थीटा, और वो भी कैसा? प्लस का। तो अब यदि साइन थीटा का अवकलन हो, साइन थीटा का क्या हो? समाकलन, तो हम कह सकते हैं साइन थीटा का समाकलन होना चाहिए माइनस कॉस थीटा। भाई साइन थीटा का अवकलन प्लस कॉस थीटा होता है, तो समाकलन क्या होना चाहिए? माइनस कॉस थीटा। तो हम लिख देंगे यहां पर, देखो ये आ जाएगा W बराबर P, और साइन थीटा का कर रहे हैं तो ये आ जाएगा माइनस कॉस थीटा, लिमिट सेम 0 टू लेकर थीटा। अब आप इसमें मान रख दो, ठीक है। तो जब इसमें हम मान रखेंगे तो क्या आएगा? ये आ जाएगा अगले स्टेप में W बराबर P जो कि त्यों, माइनस है ना, तो आप उल्टा भी कर सकते हो। देखो नियम ये है, पहले ऊपर वाली लिमिट लगाते हैं और माइनस करके नीचे वाली लिमिट लगाते हैं, यदि ये प्लस होती तो। अब यदि माइनस है ना तो सुविधा हो जाएगी, पहले नीचे वाली लिमिट लगा दो, बाद में ऊपर वाली लगा दो, माइनस होने की वजह से। नहीं तो आप जो तरीका जानते हो उससे लगा लो, उत्तर वही आएगा। तो ये आ गया, देखो मैं लगा रहा हूं पहले, ये माइनस होने की वजह से ये लिख रहा हूं पहले, तो कॉस 0। अब इसको लिखेंगे कहां? जिसके सापेक्ष रेस्पेक्ट में हमने क्या किया है? समाकलन। तो थीटा के सापेक्ष है, तो थीटा की जगह एक बार लोअर लिमिट, और फिर लिख देंगे हम माइनस होने की वजह से ये अपर लिमिट आ जाएगी कॉस थीटा। आगे चलो,
क्योंकि हम आगे भी सॉल्व कर सकते हैं इसको। और क्या सॉल्व कर सकते हैं, देखो cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos थीटा। तो हम लिख सकते हैं W बराबर आ जाएगा P इंटू 1 माइनस cos थीटा। या इसी सूत्र को मैं और लिखना चाहूं तो देखो ये इस रूप में भी आ जाएगा, W बराबर P, यहां पर आप देख रहे हो cos शुरू का कोण आ रहा है, तो प्रारंभिक कोण यदि थीटा 1 है तो यह आ जाएगा थीटा 1 माइनस ये अंतिम कोण है तो यह आ जाएगा cos थीटा 2। क्लियर? तो ये समीकरण 3 हो गए, इसका नाम हो जाएगा समीकरण 4 और ये हो जाएगा समीकरण 5। और जो घुमाते हैं ना, घुमाने में जो कार्य होता है वो इस विद्युत द्विध्रुव में स्थित ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। तो हम आगे कह सकते हैं कि W ही किसके बराबर है, स्थित ऊर्जा U के। अतः स्थित ऊर्जा U बराबर हो जाएगा W, या U बराबर मैं लिख सकता हूं, देखो कोई सा भी लिख लो, ये ले लेते हैं, चलो U बराबर आ जाएगा P इंटू 1 माइनस cos थीटा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। देखो बेटा ऐसा करो, आप ये चित्र बना लेना, पोज करके बना लेंगे चित्र आसानी से, है ना। और आप इसको लिख भी सकते हैं पूरे को, तो मैं आपको चित्र के बारे में लिखा देता हूं। तो ध्यान से सुनना, सबसे पहले आप हेडिंग डाल लेना, उसके बाद ये डायग्राम बना लेना, और डायग्राम जब बन जाए तो मैं बोल रहा हूं वो नोट करना है आपको, ठीक है। और उसके बाद ये पूरा उतारना है यहां तक। तो आप जल्दी से लिखिए थोड़ा सा, है ना। मैं आपको पहले ही समझाया था कि आपको लिखना जल्दी है और समझना आराम से है। देखो मैं भी, आप सीखो उसको, मैं कैसे बोल रहा हूं, चित्र देख के ही मैं बोल रहा हूं। चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB को, चित्र में एक विद्युत द्विध्रुव AB को समरूपी विद्युत क्षेत्र, समरूपी विद्युत क्षेत्र E सदिश में रखा गया है। समरूपी विद्युत क्षेत्र E सदिश में रखा गया है, जिसके A व B सिरों पर, जिसके A व B सिरों पर आवेश क्रमशः -Q, आवेश क्रमशः -Q और +Q है। इस विद्युत द्विध्रुव AB को इसकी साम्य अवस्था से इस विद्युत द्विध्रुव AB को इसकी साम्य अवस्था से घुमाया जाता है,
तो इस पर घुमाया जाता है, तो इस पर एक वलाघूर्ण कार्य करता है, तो इस पर एक वलाघूर्ण कार्य करता है, जो इसे क्षेत्र की दिशा में, जो इसे क्षेत्र की दिशा में संरेखित करने का प्रयास करता है। अब लाइन चेंज करके लिखिए, जब हम विद्युत द्विध्रुव AB को, जब हम विद्युत द्विध्रुव AB को इसकी साम्य अवस्था से घुमाकर नई स्थिति A', B' में लाते हैं, तो इस पर कार्यरत बलाघूर्ण यहां पर हम लिख लेंगे इसको टॉ बराबर P sin थीटा, और ये समीकरण नंबर हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, इसकी अब जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। ये पहले लिख दिया है हमने, कहीं भी लिख लो। ठीक है, टो बराबर P sin थीटा। ये समीकरण 1 नोट कीजिए आप। अब लिखो द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा से द्विध्रुव को अल्प कोण d थीटा से इस बलाघूर्ण के विरुद्ध, इस बलाघूर्ण के विरुद्ध घुमाने में किया गया कार्य, घुमाने में किया गया कार्य। आप समीकरण 2 उतार लेना, समीकरण 2। अब आगे लिखिए, यदि विद्युत ध्रुव को 0 डिग्री से थीटा कोण तक घुमाया जाए तो कुल कार्य, घुमाया जाए तो कुल कार्य आप इसे नोट कर लेना, ठीक है। आप नोट कर लेना। मैं लिख देता हूं, जो कार्य ही स्थित ऊर्जा के
बराबर होता है। क्योंकि कार्य ही स्थित ऊर्जा के बराबर होता है, अतः कई बार बता चुका हूं मैं आपको, U बराबर हो जाएगा W, या U बराबर आ जाएगा, W का मान लिख लो P1 - cos थीटा, और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 6। आप 6 तक उतार लेना। देखो इसको आप नोट कर लेना, यहाँ तक तो आपने लिख ही लिया है, बाकी का जो शेष बच जाएगा आप उसे नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ से आगे समीकरण 3 से और समीकरण 6 तक उतार लेना। इसके बाद हम आपको कल पढ़ाएंगे, ठीक है, आगे पढ़ेंगे, ध्यान रखना। और सभी को धन्यवाद।